कमोडिटी मार्केट की अगर चाल देखें तो आज सभी नॉन एग्री मार्केट हरे निशान में हैं। सोना चांदी जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है, कच्चे तेल की तेजी बनी हुई है। कल हालांकि हल्की नरमी जरूर दिखी थी, आज यहां पर सुस्ती दिख रही है, लेकिन बेस मेटल्स में आज अच्छी खरीदारी है। कल फेड चेयरमैन से जिस तरह के संकेत मिले हैं उससे अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल रही कि क्या होने वाला है और उसका असर मार्केट पर क्या होगा। चलिए, मैं हूं विश्व मोहन। शुरुआत करते हैं मुनाफे की मंडी की, और आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आपको मदद करेंगे कि आपको कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। हमारे साथ दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, हमारे साथ वंदना भारती भी हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, और साथ ही धर्मेश भाटिया है एनवीडी एमिरेट्स से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे हमारे साथ राहुल चौहान होंगे आइग्रेन इंडिया से, जिनसे हम एग्री मार्केट पर राय लेंगे। सबसे पहले बात गोल्ड की कर लेते हैं। धर्मेश जी, आप बताइए, कल फेड चेयरमैन के जो बयान थे उसको देखकर और इस हफ्ते के जो डेटा है, आज एफओएमसी मिनट्स आने वाले हैं, फ्राइडे को जॉब रिपोर्ट आने वाले हैं, इन तमाम डेटा के पहले किस तरह की राय बन रही है गोल्ड पर? क्या लग रहा है किस तरह की चाल रहेगी, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? देखिए, अगर आप सोने की बात करें तो सोने में काफी सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है, काफी सुस्ती ट्रेड है। कल तो यूएस बंद है मार्केट में, तो मेरे हिसाब से जो वॉलेटिलिटी होगी वो शुक्रवार को होगी, जहां पे मार्केट, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से एक छलांग लगा सकता है। अगर आप अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो प्राइस 2300 के नीचे जा नहीं रहा है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 70,000 के ऊपर सपोर्ट लेके फिर से मार्केट अच्छी खासी रैली दिखा रहा है। तो मैं सलाह दूंगा बाय करने की। मैं रेकमेंड करूंगा 71,800 के स्तर पे भी आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। 71,500 का यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और 72,300 से लेके 72,500 अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 2350 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है, आगे जाके फिर से मार्केट एक यू टर्न लेने की गुंजाइश कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखिए तो जो इंटरेस्ट रेट की जो कप है वो अभी नहीं, वो सितंबर अक्टूबर में ज्यादा आपको देखने मिल सकती है। तो ऑलरेडी मार्केट में प्राइस डिस्काउंट हो चुका है। दूसरी बात, करेंसी अगर आप देखिए तो जो सबसे सेफेस्ट करेंसी जो जापानीज येन है उसमें भी काफी अच्छी पिटाई हुई है और 38 साल के ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप यहाँ पे निवेश करके चलिए, सोने में अच्छा मुनाफा मिलेगा आपको। का है किशोर सर, आप बताइए, आपकी राय क्या बन रही है सोने और चांदी दोनों में ही? क्या लग रहा है किस, क्या ये जो तेजी आज की दिख रही है ये टिकेगी और कहां तक जाएगी? जी विश्वमोहन जी, कल के जो स्टेटमेंट्स थे वो थोड़े से मेरे साथ सकारात्मक तेजी के संकेत दिख के आ रहे थे कि उन्होंने कहा था इन्फ्लेशन कंट्रोल में भी हो सकता है और एक के जगह 2 कट भी इस अंत तक के, इस साल के अंत तक के उन्हें देखने मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज या कल प्रोबेबली गोल्ड में एक अच्छा मूव आना चाहिए। जो पिछले 15 दिन का कंसोलिडेशन है वो एक खत्म होता हुआ मुझे नजर आता है, और आई थिंक 71,750 के आसपास गोल्ड निश्चित तौर से बाय करना चाहिए। 72,150, 72,400 के लेवल्स हमें जल्दी देखने मिल सकते हैं। डाउन साइड मुझे नहीं लगता 71,500 के लेवल लगे हाल फिलहाल गोल्ड तोड़ने की कोई संभावना लगती है। साथ ही साथ सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 90,400, 90,500 का जो दायरा है वहां पर ये बाय करना चाहिए। 91,400 के अपसाइड टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं, और करीब करीब 90,100 का इसमें आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। वंदना जी, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड और सिल्वर में? जो ये तेजी दिख रही है स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी क्या आगे? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि $2360 एक हर्डल है कॉमिक्स में, और एमसीएक्स की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए। हालांकि डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी यील्ड दोनों ही यहाँ पे अपसाइड है, और डेटा यहाँ पे अगर थोड़ा सा पॉजिटिव आता है तो एक और देखने को मिलेगा, लेकिन ये ब्रेकआउट की तरफ भी दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 71,800 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 71,920 का यहाँ पे एक टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,750 का। और ये चीज यहाँ पे बहुत मायने रखेगा कि 72,000 से ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो फिर नेक्स्ट लेग ऑफ रैली हम यहाँ पे गोल्ड में आता हुआ देख सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में जब तक यहाँ पे $2360 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है तब तक यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग होगा। अगर उससे ऊपर क्लोजिंग होती है तो मुझे लग रहा है फिर डॉलर टर्म्स में 2420 का टारगेट बनेगा, और यहाँ पे एमसीएक्स से मुझे लग रहा है कि 73,200 तक टारगेट्स हैं वो शॉर्ट टर्म में बन सकते हैं गोल्ड में। मेहमानों को लग रहा है कि ये तेजी कंटिन्यू यहाँ से हो सकती है गोल्ड की। किशोर सर, आपको क्या लग रहा है? आप किस तरह से देख रहे हैं इस चाल को और क्या राय दे रहे हैं आप?
गुड मॉर्निंग विश्वन। यहाँ पे आई थिंक मोर और लेस आई एग्री विथ एवरीवन। यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट है, बट 2270 2280 ब्रेक नहीं हो रहा है, एंड दैट इटसेल्फ काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है वहां पे। एंड बेसिकली जो मार्केट एंटिसिपेट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन आएगा कि रेट कट के कितना पॉसिबिलिटीज है, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, बट अदरवाइज मेरे हिसाब से वी आर ऑन द पाथ फॉर वन रेट कट, ऐसा भी। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे तेजी वापस आ जाना चाहिए, एंड प्रॉब्ली एक इवन दीज लेवल्स, करंट लेवल्स पे भी यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। गोल्ड अगर देखें 71 700 के जो आसपास का लेवल्स है ना, वो काफी अच्छा लगता है। इट्स गुड बाइंग फॉर शॉर्ट टर्म। 71 500 के आसपास आज इंट्राडे स्टॉप लॉसेस मेंटेन कर सकता है। 72,000 के आसपास का आपका टारगेट्स हो सकते हैं। बट अगर मीडियम टर्म अगर इन्वेस्टर्स है तो प्रॉब्ली अगर आपको 70,800 या 70,500 के आसपास भी अगर डिप्स मिलता है तो वो काफी हद तक मीडियम टर्म के लिए बेहतर लेवल्स रहेंगे बाइंग करने के लिए। ओके, तो गोल्ड सिल्वर की बात हो गई, अब कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चा तेल आज फिर से मजबूत दिख रहा है, $87 के आसपास ब्रेंट क्रूड, और MCX क्रूड में की चाल अगर देखें तो यहाँ पर सुस्ती दिख रही है, बेहद सीमित दायरे में है, 6,950 के आसपास। किशोर नारने जी, आपसे मेरा सवाल होगा, जो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के जो नंबर्स है क्रूड स्टॉक के, जो 28 जून के खत्म हफ्ते में जो नंबर आए हैं, उसमें क्रूड स्टॉक में तेज गिरावट आई है। क्या लग रहा है उस आंकड़े को अगर देखिए तो क्या ये तेजी और बढ़ सकती है क्या यहाँ से, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन तो वो लगातार बना हुआ ही है, तो या आपको लग रहा है कि नहीं, अब प्रॉफिट टेकिंग का वक्त आ गया है? क्या सलाह देंगे क्रूड में? यहाँ पे तीन चीजें विश्वमोहन। फर्स्ट थिंग है, जैसा आपने बताया कि इन्वेंट्रीज कम हुआ है, बट सीजनली है ना, ये समय में नॉर्मली इन्वेंट्रीज कम होता है बिकॉज ड्राइविंग सीजन के लिए रिफाइनरीज तैयारी करते हैं। और आप अगर देखेंगे तो प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज बढ़ता है इस टाइम पे। सो आप अगर देखें तो गैसोलीन इन्वेंट्रीज बढ़ता है। सो बेसिकली रिफाइनरीज ज्यादा से ज्यादा क्रूड को रिफाइन करके ड्राइविंग सीजन के लिए तैयारी करते हैं। सो नेचुरली आपका इन्वेंट्री कम होता है। सेकंड थिंग इज कि आपको जियोपॉलिटिकल कंसर्न है कि मिडिल ईस्ट का प्रीमियम अभी भी बढ़ा हुआ है। थर्ड इज दैट कि हरिकेन रिलेटेड प्रीमियम है, वो थोड़ा बिल्ड हुआ है। सो आई थिंक ये तीनों के मद्देनजर रखते हुए प्रॉब्ली आप थोड़ा बाइंग साइड पे ही रहना चाहिए। बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, बट आई थिंक 6,930 के आसपास इसमें बाइंग करते हैं तो 7,050 7,060 के आसपास का आप लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं पे आप अगर ऑप्शन की तरफ अगर देखते हैं तो 6,950 का जो कॉल ऑप्शन है 120 125 के आसपास अवेलेबल है। 170 तक ये टारगेट रख के 6,950 का कॉल ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं। 6,950 एट द मनी जो स्ट्राइक है उसकी कॉल भी खरीद सकते हैं, या फिर 20-30 रुपया नीचे आने पर फ्यूचर्स में भी लॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा तेजी नहीं, लेकिन 100 रुपये के आसपास की तेजी के लिए आप वेट कर सकते हैं। 7,050 तक का टारगेट दिख सकता है। तो बहुत तेजी नहीं है, क्योंकि लगातार ये तेजी बनी है। अप्रैल के अब जो लेवल हमने देखे थे उस लेवल के आसपास भाव है, करीब 2 महीने की ऊंचाई पर, 2 महीने से ज़्यादा की ऊंचाई पर है। धर्मेश जी, आप बताइए, आपकी राय क्या है? इन खबरों के अलावा एडिशनल एक खबर ये भी है कि ओपेक के जो डेटा आ रहे हैं प्रोडक्शन के, उसमें नाइजीरिया, ईरान जैसे जो प्रोड्यूसर है वहाँ से उत्पादन बढ़ने की खबर भी आ रही है। तो क्या कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकता है क्या क्रूड? देखिए, मार्केट जो साइकोलॉजिकल 7,000 का लेवल है एक बार छू सकता है। नो डाउट मार्केट में एक अच्छी दादी तेजी आई और प्राइस ऑलमोस्ट 77 से ऑलमोस्ट $83 तक के लेवल आपको छू चुका है। बट ये शॉर्ट कवरिंग है। अगर आप आगे के महीने देखें, सारे बैकवर्डेशन में चल रहे हैं, तो अगर आप बाय करके रोल ओवर करते हैं तो आप ऑलमोस्ट 70-80 रुपए नीचे की तरफ वापस से बाय करेंगे, तो उसमें काफी नुकसान हो जाएगा आपको। तो मेरे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म में मार्केट यहाँ पे एक 50 से 100 रुपए की तेजी और दिखा सकता है। तो स्पेकुलेटर्स यहाँ पे हावी होकर चल सकते हैं। जून जुलाई हरिकेन सीजन भी होता है, उस कारणवश आपको एक स्पाइक देखने मिल रहा है। समर डिमांड भी है, प्लस सप्लाई कंस्ट्रेंट एज सच आप देखने नहीं सकते। ओपेक ओवरऑल मार्केट में फ्लैटिश न्यूज है, कुछ बड़ी न्यूज तेजी ज्यादा खबर नहीं आ रही है। तो मेरे हिसाब से छोटी अवधि के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि रुपया यहाँ पे डेप्रिशिएट होगा, तो यहाँ पे तेजी करने की संभावना है इंट्राडे या 1 या 2 दिन के लिए। तो करंट लेवल पे भी आप बाय करके चल सकते हैं। 7,050 से 7,100 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 6,900 रुपए। जी, आपकी राय क्या है? क्या कॉल है क्रूड पर?
मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में थोड़ा-सा यहाँ पे पॉज़ आता हुआ दिख रहा है और बड़े शॉर्ट प्रॉफिट के लिए यहाँ पे मैं सेल कॉल देना चाहूँगी। मुझे लग रहा है कि एक नई रैली से पहले थोड़ा-सा करेक्शन दिखा सकती है ये कमोडिटी। तो करीब-करीब 69.45 आता है तभी इस कॉल को फॉलो करें। 69.45 के करीब यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 6900 का टारगेट रखना चाहिए। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा क्रूड में वो है 6960 का। 7040 एक हर्डल है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो कल के दिन में भी वहाँ पे 7038 लगा के ये वापस आया है। जब तक उससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है कहना कि क्रूड ऑयल में एक बहुत लंबी तेजी यहाँ से दिख रही है। तो फॉर द टाइम बिंग मुझे लग रहा है छोटा-सा स्मॉल करेक्शन देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में। ओके, चलिए अब एग्री मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ राहुल चौहान हैं आईग्रेन इंडिया से। राहुल जी, एक-एक करके मैं आपसे कुछ फसलों पर राय लेना चाह रहा हूँ। सबसे पहले चने में जिस तरह की तेजी दिखी थी, एमएसपी में औसत भाव भी देखे तो वहां से भी 11-12% चने का भाव मंडी में ऊपर है। क्या लग रहा है और तेजी आपको यहाँ से दिख रही है और मंडियों के डेटा क्या कह रहे हैं, क्या सजेस्ट कर रहे हैं आगे के लिए? देखिए नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। रबी सीजन के दौरान जो एमएसपी थी वो चना की 5440 रुपये निर्धारित की गई थी, परंतु घटते उत्पादन को देख जो है मंडी भाव जो आवक के दौरान करीब 600 रुपये अधिक चल रहे थे। तो चने में किसानों को अच्छा फायदा मिला है और अभी चने पर जैसा आप जानते हैं कि 21 तारीख को स्टॉक लिमिट लगाई है, उसकी वजह से करीब बाजार जो है स्टॉक लिमिट लगाए जाने के बाद 100 से 200 रुपये घटे हैं। ओके, आगे क्या होगा सर? आगे के बारे में लोग जानना चाहते हैं। आपको लग रहा है आगे तेजी है या इसी आसपास में अब दाम रहेंगे चने के? देखिए अभी चने में मुझे लगता है कि एक स्टॉक लिमिट के कारण एक मनोवैज्ञानिक असर जरूर पड़ा है। पीजी के फंडामेंटल मुझे से अधिक दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी आगामी त्योहारी सीजन आने वाला है, साथ ही सरकार की पूल में चने का स्टॉक भी कम है और जो ऑस्ट्रेलिया की जो क्रॉप आनी है वो सितंबर के बाद आएगी। तो आने वाले दिनों में मुझे थोड़ा फंडामेंटली डिमांड निकलने पे चने में थोड़ी सी तेजी के साथ दिखाई देती है। का भाव भी तेजी से ऊपर आया है, एक समय काफी नीचे था। हालांकि यह औसत भाव है, इस वजह से काफी 7% के आसपास नीचे लग रहा है एमएसपी से, लेकिन दाम अभी काफी तेजी से बढ़े हैं। अभी क्या हाल है और आगे को लेकर सरसों में क्या संकेत मिल रहे हैं राहुल जी? सरसों में क्या हुआ था, लास्ट 2 सीजन जो निकले थे रबी 23 और रबी 22, उसमें किसानों को वाजिब और अच्छे दाम मिले थे, जिसके फलस्वरूप जो है रबी जो भी सीजन गया है उसमें किसानों ने बम्पर सरसों का उत्पादन किया और कीमतें जो थी एमएसपी से काफी नीचे रही हैं, करीब 400 रुपये मंडियों में भाव नीचे बिके हैं, जिसकी वजह से किसानों को काफी मतलब वाजिब दाम नहीं मिले और साथ ही जो मार्केट की जो डिमांड है, मिलेट्स की जो डिमांड है क्रशिंग की, वो भी लास्ट सीजन से करीब 10 से 15 लाख टन कम है क्योंकि विदेशों से बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात हो रहा है और घरेलू जो क्रशिंग इंडस्ट्री है उसको इससे काफी नुकसान पहुंच रहा है। तो जब तक नेशनल ऑयल मिशन अगर सरकार को सक्सेस करना है तो इंपोर्ट ड्यूटी जो है एडिबल ऑयल्स की उसमें जरूर बदलाव करना चाहिए। अगले सवाल गेहूं की तरफ चलते हैं। गेहूं का जो सरकार ने लक्ष्य तय कर रखा था 373 लाख टन का, उसके विपरीत 266 लाख टन की ही खरीदारी हो पाई। हालांकि वो नंबर भी 3 साल में सबसे ज्यादा है। सर क्या वजह थी और आगे क्या लग रहा है? गेहूं के दाम क्या ऊपर की तरफ ही जाएंगे? अब भाव में यहाँ पे नरमी की संभावना नहीं है? हाँ, ये बात विश्वमोहन जी सही है कि 3 सालों के उच्चतम स्तर पर गेहूं खरीदा है, परंतु चौथा साल जो था लास्ट को की बात करें तो उससे करीब आधा कम है। लास्ट चौथे साल 444 लाख टन के आसपास गेहूं की सरकारी खरीद की गई थी। तो केंद्रीय पूल में अभी जो है थोड़ा गेहूं का स्टॉक सरकार के अनुसार संतोषजनक है, परंतु अभी जो सरकारी की खरीद कम पड़ी है तो थोड़ा आगे चलकर जो विभिन्न स्कीमें हैं उसमें गेहूं की जगह चावल का आवंटन भी बढ़ा सकते हैं और कुल मिलाकर जो एक अच्छा उत्पादन हुआ, परंतु उसके बावजूद जो डिमांड बनी रही थी गेहूं की उसके कारण किसानों को अच्छे दाम मिले और जो एमपी और राजस्थान में जो बोनस दिया गया था उस वजह से यूपी गेहूं जो है जब जैसे जैसे उसकी आवक हुई वैसे वैसे उसकी साउथ इंडिया में खपत निकलती रही। तो कुल मिलाकर आगे चलकर गेहूं पर जैसा कि अभी स्टॉक लिमिट लगी है, लेकिन स्टॉक लिमिट लगाए जाने के बावजूद जो है गेहूं की कीमतों पर इतना असर नहीं पड़ा जितना उम्मीद थी। तो बहुत एक सरकार को बहुत सोच समझकर गेहूं में कदम उठाने होंगे ताकि बाजारों में उपलब्धता बनी रहे और किसान भी निराश न हो और
उपभोक्ता पर भी ज्यादा असर ना पड़े। और बता दी क्या लग रहा है, लेकिन आगे दाम क्या होंगे? छोटा जवाब दीजिएगा, बढ़ेंगे, घटेंगे या इसी आसपास में रहेंगे? सर देखिए, त्योहारी डिमांड आने वाली है सामने। अभी कई क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई थी, वहां भी बारिश हुई है। त्योहारी डिमांड के चलते जो गेहूं की डिमांड निकल सकती है, तो मौजूदा स्तर से मुझे थोड़ा बहुत बाजारों में तेजी दिखाई देती है। तेजी आपको दिख रही है, हालांकि काफी हद तक रेगुलेटेड भी है मार्केट, तो बहुत ज्यादा तेजी की तो संभावना नहीं है। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में जिंक आज फिर से सबसे ज्यादा मजबूत है, 269 रुपए के ऊपर टिक गया है। ग्लोबल जिंक माइनिंग यहां पर घटने की खबर है और करीब 2022 में 2%, 1% 2023 के बाद जो पहला क्वार्टर था 2024 का, वहां पर भी 3% कमी की रिपोर्ट आ रही है। दिनेश सोमानी जी, आप बताइए जिंक पर आपकी राय क्या बन रही है? आज की तेजी को देखने के बाद क्या ये तेजी आगे भी और बढ़ती दिख रही है आपको? बिल्कुल विश्व मोहन जी, सारे बेस मेटल्स में एक थोड़ा सा नीचे से वैल्यू बाइंग करके आया है। कॉपर भी जो है नीचे में जो 835 रुपया चला गया था, वो दोबारा 853 के आसपास आया है। एल्यूमिनियम में मोमेंटम और जिंक खास करके इसका मोमेंटम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 255 रुपए का नीचे का लो बना के बाद आज 268 269 के लेवल से चल रहा है। आई थिंक 268.50 के आसपास जिंक निश्चित तौर से बाय करना चाहिए। 272 के लेवल्स आज अकल में हमें देखने मिल सकते हैं। 260 680 का इसमें स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जी दिख रही है यहाँ से 3 रुपए तक 172 के टारगेट के लिए। किशोर नाने जी, आप बताइए आपको क्या कैसा लग रहा है बेस मेटल्स का मार्केट, और यहाँ क्या सलाह है, कौन सी टॉपिक होगी आपकी? आई थिंक बेस ऑन थोड़ा सा मिक्स्ड है एंड खास करके चाइना रिलेटेड कंसर्न्स अभी भी है। फंडामेंटली डिमांड वीक है, स्पेशली सम ऑफ द मेटल्स लाइक कॉपर में आप देखेंगे तो इन्वेंट्री इतना तेजी से बढ़ रहा है और खास करके चाइना से आ रहा है। वो मोस्ट ऑफ द इन्वेंट्री जो एलएमई वेयरहाउसेस में आ रहा है वो चाइना से आ रहा है, तो वो एक्चुअली इट्स क्लियरली शोइंग दैट कि फिजिकल डिमांड थोड़ा वीक है। बट जैसा आपने बोला, प्रॉब्ली आई थिंक वन ऑफ द मेटल विच इज बेटर विद इन दैट पैक इज जिंक। तो जिंक आप 268 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 266 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 271 271 हाफ तक भी आपको अपसाइड टारगेट्स हो सकता है, बट अदर देन दैट थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। ओवरऑल बेस मेटल पैक फंडामेंटली थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए वीक है। कि मेटल्स वीक दिख रहे हैं, जिंक में थोड़ी तेजी यहाँ पर दिख सकती है, क्योंकि जिस तरह से कॉपर की इन्वेंट्री बढ़ रही है, चाहे वो एलएमई पे हो और शंघाई फ्यूचर एक्सचेंजेस के जो डेटा भी यही सजेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं कि इन्वेंट्री लगातार बढ़ रही है और डिमांड को लेकर भी अनसर्टेनिटी बनी है। चिली से भी जो रिपोर्ट आ रही थी कि वहाँ पर भी एक्सपेंशन ही हो रहा है, वहाँ से भी प्रोडक्शन बढ़ने की ही खबर है। वंदना जी, आप बताइए आपको क्या पसंद है मेटल्स में? मुझे भी जिंक ही लग रहा है। रिसेंट जिसका स्पाइक था विश्व मोहन जी 272, उसको ही टारगेट रख के चलना चाहिए। तो 268 के करीब का बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा, 272 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 266 का। डेफिसिट जो है 24 में यहाँ पे डीप होने की ज्यादा उम्मीद है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। दूसरा यहाँ पे कॉपर है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा अपसाइड इसमें रह सकता है। 852 के करीब यहाँ पे एक बाइंग करनी चाहिए। 860 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 849 का। और यहाँ मैं अग्री करती हूँ, मुझे लग रहा है कि चाइना में बहुत ग्रीन शूट्स नहीं मिल रहे हैं वहां से, तो 862 के करीब यहाँ पे फिर से रैली यहाँ पे फिजल आउट होती हुई दिख सकती है कॉपर में। धर्मेश जी, आप कैसे देख रहे हैं इस मार्केट को और क्या पसंद है आपको यहाँ पर? कॉपर, अगर आप देखिए कॉपर में काफी पिटाई देखने मिली। ऑलमोस्ट 950 960 से प्राइस गिरता हुआ ऑलमोस्ट 820 तक आ चुका था। यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग है और अगर आप देखिए तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट से भी मार्केट में एक थोड़ी सी पुल बैक रैली देखने मिली है। मैं रेकमेंड करूंगा 850 के स्तर पे बाय करें, 845 का स्टॉप लॉस रखें और 860 से 865 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से चांदी, अगर आप देखिए चांदी ने भी 30 का जो आंकड़ा है वो ब्रेक किया है और मार्केट काफी फर्म लग रहा है। सारे बेस मेटल्स पॉजिटिव हो चुके हैं, प्लस रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बास्केट में मार्केट मोमेंटम में यहाँ से और 3-4% की एक छोटी अवधि के लिए रैली कर सकता है। तो मैं कॉपर की तरफ बेट करूंगा, किंग है बेस मेटल का, और यहाँ पे छोटी अवधि के लिए आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। बेस मेटल्स के बाद नेचुरल गैस को देखें तो आज हल्की तेजी जरूर दिखी है, लेकिन हफ्ते भर में 11% से ज्यादा की गिरावट आई है। 3 फैक्टर जो दबाव बनाए हैं, वो उत्पादन ज्यादा, डिमांड फोरकास्ट जो है
वो वीक यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि कमजोर डिमांड रह सकती है, और साथ ही जो यूएस के जो गैस स्टोरेज की जो रिपोर्ट है वहां पर सरप्लस दिख रहे हैं नंबर्स। तो ये फैक्टर्स काफी यहाँ पर दबाव बनाए हैं। किशोर राणे जी, आपको क्या लग रहा है, नेचुरल गैस में और अभी गिरावट बाकी है कि अब पूरी हो गई, अब खरीदारी का समय आ रहा है? बिल्कुल, आई थिंक विश्वमन आप तीन कारण बताने के बाद भी अभी इसमें तेजी नहीं बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें 202 201 तक डाउनसाइड है। सो 207 के आसपास इसमें बिकवाली करे, 210 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और 202 के आसपास का आपका टारगेट्स के लिए इसमें बिकवाली करके चलना चाहिए। धर्मेश जी, छोटा जवाब दीजिएगा। देखिए, मेरे हिसाब से 215 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। मैं काफी बुलिश हूँ, डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है। 195 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके करंट लेवल पे भी बाय करके चल सकते हैं। करंट लेवल पे आप थोड़े से कॉन्ट्रा कॉल है, लेकिन आपकी कॉल पोजिशनल होगी धर्मेश जी। डेफिनेटली यहाँ पे पोजिशनली आप अच्छे मुनाफा कर सकते हैं, क्योंकि कल के सत्र में मार्केट में वॉलेटिलिटी अच्छी रहेगी। किशोर सर की जो कॉल थी वो इंट्राडे के लिए थी। चलिए एग्री मार्केट की बात करते हैं। एग्री मार्केट में आज जीरा फिर से दबाव दिख रहा है। दिनेश जी, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, जीरा क्या करना चाहिए 28,600 पर? बहुत रेंज बाउंड एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा करने जैसा नहीं है। 28,400 आता है तो बाय करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो 29,600 में इसमें आप बेचकर हजार रुपए ऑलवेज कमा सकते हो। तो अपसाइड मुझे लगता है कि सेल ऑन रैली वुड बी बेटर एज फार एज जीरा इज कंसर्न्ड। हल्दी में आपके पास काफी इंसाइट्स रहते हैं, आज फिर से कमजोर है, खरीदे क्या? 16,000 के बेहद करीब ही है, 16,300 के आसपास। कब खरीदना चाहिए हल्दी? मुझे लगता है सर हल्दी ऊपर में 16,600 16,650 के आसपास इसकी बिकवाली करते रहना चाहिए। 16,200 और 15,800 ये लेवल्स मुझे लगता है कि नीचे आना चाहिए। 15,800 के आसपास आप एक बार जरूर खरीदारी कर सकते हैं। 16,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें बिकवाली 15,800 जरूर देखने मिल सकता है। ओके, वंदना जी, पूरे ही मसालों के तीनों काउंटर में क्या पसंद है आपको आज के लिए? मुझे कोरिएंडर में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग लग रही है। यहाँ पे 7230 के लिए यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, 7300 का टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 7200 का। दिनेश जी, ग्वार सीड और ग्वारगम क्या खबर आ रही है? आपके राजस्थान के जो मित्र हैं उन लोग क्या बता रहे हैं ग्वार को लेकर? बहुत ज्यादा थकावट नजर आ रही है सर, खास करके ग्वार सीड और ग्वारगम दोनों में ही। 5200 5220 ये लेवल मुझे लगता है कि डाउन साइड यहाँ तक आना चाहिए और वहां से ही कहीं रैली बन सकती है। नॉर्मली इस सीजन में, बरसात के मौसम में, चौमासा जिसे कहते हैं, यहाँ पे कम से कम 15-20% की ट्रेडिंग या इसकी रेंज समझ में आती है, लेकिन हाल फिलहाल अभी ये 100 रुपए के दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। अनलेस एंड अनटिल मौसम में कुछ बिगाड़ आता है, वार्षिक मुझे लगता है कि सीमित दायरे में मेंटेन कर सकती है। लेकिन पोजिशनल प्लेयर्स 5220 का इंतजार करें, वहां से अपनी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। ओके, कॉटन केक, दिनेश जी क्या लग रहा है कॉटन केक में? अब कॉटन केक में मुझे एक तेजी नजर आता है। मुझे लगता है कि 2830 2832 का जो दायरा है यहाँ पर बाय किया जा सकता है। 2885 का इसमें अपसाइड पोटेंशियल दिखता है। 2795 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, वंदना जी, आपने गम में कॉल दिया है, क्या करना चाहिए? 10,350 के आसपास जो करंट भाव है, खरीदे या बेचे? मुझे लग रहा है कि लिमिटेड अपसाइड है, एक लोअर लेवल बाइंग यहाँ पे आ सकती है, तो 10,350 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट है ये 10,525 का है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 10,460 रुपए का। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 10,500 10,600 के करीब आ सकता है आज से कल के ट्रेडिंग सेशन में। ओके, शुक्रिया वंदना जी आपका, दिनेश जी, किशोर जी और साथ ही धर्मेश जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं।